नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दे की शुरुआत करेंगे। 2024 के आम चुनावों से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई है। बिहार में विपक्षी दलों की बैठक पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सभी दलों के घोटालों को कहीं ना कहीं मिला दिया जाए तो 20 लाख करोड़ के घोटालों की गारंटी है। लेकिन मैं भी एक गारंटी देता हूं, अगर इनके घोटालों की गारंटी है तो मेरी भी हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी है। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर भी विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना है तो कांग्रेस को वोट दीजिए, मुलायम सिंह के बेटे का भला करना है तो सपा को वोट दीजिए, लालू परिवार का भला करना है तो आरजेडी को वोट दीजिए, शरद पवार की बेटी का भला करना है तो एनसीपी का भला कीजिए, अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। लेकिन आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको अपने बेटे बेटी का, पोते पोती का, नाती नातिन का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। शारदा घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला और कोयला तस्करी घोटाला, बंगाल के लोग ये घोटाला कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का घोटाला मीटर बनाने की एक बढ़िया, आप में से जो इनोवेटिव हो ना, बढ़िया इनके घोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए। हाँ, इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा। महंगाई पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां भाजपा सरकार है वहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से भी कम है। उन्होंने कहा कि हमें तुष्टीकरण और वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना। यूसीसी पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 तलाक से इस्लाम का कोई संबंध नहीं है। इसकी वकालत करने वाले वोट बैंक के भूखे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भड़का रहे हैं। एक घर दो कानून नहीं चल सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी भ्रम दूर करेगी। भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं।
अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं। कितनी ही जातियां, ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। उधर विपक्ष भी प्रधानमंत्री के आरोपों पर पलटवार करता हुआ नजर आया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जहां राफेल के बाद ड्रोन खरीद को बड़ा घोटाला करार दिया, तो वहीं अन्य विपक्षी नेता भी खूब बरसे। अब प्रधानमंत्री के ये जो महंगे शौक हैं, ये देश के लिए महंगे पड़ रहे हैं। जो राफेल डील में हुआ, वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में दोहराया जा रहा। मैं दोहराता हूं, जो राफेल डील में हुआ, वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में भी दोहराया जा रहा है। जिस ड्रोन को बाकी मुल्क 4 गुना कम कीमत में खरीदते हैं, उसी ड्रोन को हम $110 मिलियन यानी कि 880 करोड़ प्रति ड्रोन, 880 करोड़ पर ड्रोन हम खर्च कर रहे हैं। आप विजुअल्स भी साथ साथ चलाते रहें। आपको ये प्रेस रिपोर्ट्स दिख रही हैं जिसमें कीमत भी दिख रही है। $3 बिलियन, 25,000 करोड़ रुपए के हम 31 ड्रोन खरीद रहे हैं। जो जॉइंट स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन का आया था, उसमें पॉइंट नंबर 16 आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको इन ड्रोन्स के बारे में जिक्र मिलेगा। तो जब जॉइंट स्टेटमेंट में कोई बिंदु आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस स्तर पर वो ये इस तरीके के सारे मुद्दे कर्नाटक के चुनाव में फेल हो गए। अब सारे मुद्दे इनके पास खत्म हो गए। अब पोलराइजेशन जिन जिन मुद्दों पे करना चाह रहे थे वो सब खत्म हो गए। अभी ये आखिरी मुद्दा उनके पास रह गया है। अब क्योंकि कर्नाटक हारे, कर्नाटक के बाद उनको पता है कि एक नए तरीके की लहर पूरे देश भर में चल पड़ी है। सारे अपोजिशन पार्टीज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की जो है बात पटना में की है, निर्णय किया है। तो अब इनको इस तरीके के मुद्दों को लेके आना इनके लिए ज़रूरी है। लेकिन जब भी ये मुद्दा आएगा पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के इस तरीके के मुद्दे या इम्पोर्टेंट बिल्स जो आते हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग बुलाती है, उस पर एक राय बनाती है, उसके बाद स्टैंड लेती है। जब वो मुद्दा आएगा तो जब स्टैंड लेंगे। यूसीसी अगर इतना ज़रूरी कानून है
तो प्रधानमंत्री 9 साल से क्या कर रहे थे? ये चुनाव से पहले उन्हें यूसीसी क्यों याद आ रहा है? और जहाँ तक 2 कानून की बात है, मैं प्रधानमंत्री से बहुत अदब से कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल पढ़ के देखें। यूसीसी हर स्टेट बना सकती है, हर स्टेट अपना क्रिमिनल लॉ बना सकती है। अगर 7th शेड्यूल के मुताबिक भारत सरकार को अपने कानून और स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने कानून बनाने का हक है, तो फिर एक कानून कहाँ रह गया? क्रिमिनल लॉज अलहदा हैं, सिविल लॉज अलहदा हैं, प्रॉपर्टी के लॉज अलहदा हैं, नॉर्थ ईस्ट के लॉज अलहदा हैं, सिर्फ यूसीसी ही चाहिए। प्रधानमंत्री को मालूम है कि ये समाज को पोलराइज करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। और उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि इसका ब्लूप्रिंट क्या है। उन्होंने लॉ कमीशन के चेयरमैन जस्टिस चौहान को अपॉइंट किया था और उनसे यूसीसी के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। जस्टिस चौहान ने कहा कि यूसीसी की ज़रूरत ही नहीं है भारत के अंदर। क्या उन्हें लॉ कमीशन का भी कोई? देखिए, प्रधानमंत्री जी को संभवतः उनके सलाहकार अच्छी सलाह नहीं दे रहे हैं आजकल। यूसीसी को पहले पढ़ना होगा ना प्रधानमंत्री जी। आप 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट को पन्ना दर पन्ना बिना किसी के सहयोग के पढ़िए, शायद सहयोगी आपका नुकसान कर देंगे। और जो हमारे संविधान सभा की बैठकों में उस पर जिक्र हुआ था, आप इसको डॉग विसिल बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है, ट्राइबल कस्टम्स का क्या करेंगे? विविधता भरा देश है ये, हिंदू धर्म के अंदर ही जितनी विविधता है आप उसको खत्म कर देंगे। मैं हिंदू हूं, हो सकता है बहुत सारी परंपराओं में केरल के हिंदू से भिन्न हूं, उन तमाम रवायतों को आप खारिज कर देंगे। और मैं तो बार बार कहता हूं कि एक बार गौर से आप बैठिए, आपको पता चलेगा। जैसे छोटी चीज बताओ, हिंदू धर्म में विवाह सेक्रामेंट, इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट, ये विविधता इस मुल्क की थाती है। वो जो बहस पढ़िएगा ना संविधान सभा की, उसमें साफ जिक्र है इन चीजों का। तब लोगों ने कहा कि आर्टिकल 44 में रखो इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, कि हालात बेहतर होंगे। आपने तो हालात और बदतर करके रख दिए। कौमों के बीच में, जातियों के बीच में, धर्मों के बीच में नुकीले दीवारें हैं, क्योंकि आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपकी दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि डॉग विसिल पॉलिटिक्स बरकरार रहे। बाहर जाइए। चलिए, इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। हमारे साथ अश्विनी शाही साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। हमारे साथ रतन तिवारी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। और सुशील कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत शाही साहब आपके साथ। प्रधानमंत्री ने ये कई बड़ी बातें बोली हैं, लेकिन विपक्ष सीधे तौर पर चुनावी एजेंडा बता रहा है इसको, क्या कहेंगे? विपक्ष को कुछ बताना है आशीष जी। विपक्ष जो है वो कहेगा ही कहेगा। बीच में बड़े मीम चले थे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी कहें कि हम जो है सांस लेंगे ही नहीं, तो ये लोग लेना शुरू करेंगे। वो कहें कि हम ले रहे हैं, तो ये लोग बंद कर लेंगे अपनी सांस। तो ये बड़ा विचित्र स्थिति है कि माननीय मोदी जी का विरोध और के अलावा और कुछ रहने की, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध होता है। और स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जो मुद्दे गिनाए हैं, उसमें बड़ा प्रमुख मुद्दा रहा है कि 2024 के उससे ये संदेश गया है, कार्यकर्ताओं को ही संदेश दिया है, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को संदेश देने का काम किया गया है कि 2024 में हम जा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ने। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने आरोपी हैं, सभी लोगों ने एक दल बना लिया है। और वो गठबंधन का एक दल जो है, जिसमें अभी कुछ गर्मी सर्दी सुनाई दे रही है, दल बनेगा कि दलदल होगा। लेकिन ये सारे कॉमन चीज ये है कि सारे आरोपी हैं, सारे भ्रष्टाचारी। कहीं ना कोई हर दल में जमानत पे छूटा हुआ है, चाहे वो महाराष्ट्र के शरद पवार जी हो या जम्मू के वो खलीफा जो आए थे अब्दुल्ला जी, और चारा घोटाले वाले के यहाँ तो सब कुछ हुआ ही था। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देखिए अभी चुनाव हुआ वहाँ हिमाचल में, ये लोग चुनाव जीते और 37,000 वोट से जनता ने हमको दूर रखा सत्ता से। मगर जैसे ही चुनाव जीता, 3 रुपए इन्होंने पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया जी।
कर्नाटका में बिजली का दाम बढ़ा दिया, हिमाचल में बिजली का दाम बढ़ा दिया। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि डीजल पेट्रोल, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी शासित कुछ राज्यों के भी दाम है। यूपी में 96 रुपए 36 पैसे बिक रहा है, गुजरात में 96 42 है, गोवा में 97 75 है, कर्नाटक में 103 रुपया है, झारखंड में 100 रुपया 21 पैसा है, राजस्थान में 109 रुपया है, बिहार में 109 रुपया है। अब आप देखिए अंतर जो उन्होंने कहा, आपको मैंने दिखा दिया कि ये अंतर है। डीजल पेट्रोल के दाम वो लोग वैट और अपने टैक्स घटाकर जनता को राहत दे सकते हैं, मगर नहीं दे रहे हैं। वो बैठकर यहां पर बात करना और आरोप लगाना। तीसरी चीज, अभी एक नई चीज आई है, ड्रोन। ड्रोन में अब शुरू हो गया इन लोगों का ड्रामा, अधिक दाम पर लिया जा रहा है। अरे भाई, अभी दाम ही नहीं तय हुआ है। AON जारी हुआ है रक्षा समिति के तरफ से, जिसकी अध्यक्षता माननीय रक्षा मंत्री होते हैं। उन्होंने ये कहा है कि अब जो हमको इस ड्रोन को खरीदने की आवश्यकता है, 31 ड्रोन शायद खरीदे जा रहे हैं। अभी वो वित्तीय समिति के पास जाएगा, अभी वित्त का कमेटी के पास जाएगा, तो उसका दाम तय होगा। तो ये आज इनके पास तथ्यों का, इनके पास मुद्दों का दिवालियापन हो चुका है। ये लोग इसी वजह से इतने बौखलाए और हैं कि 2024 में मोदी जी रुकने वाले नहीं हैं। इनको कैसे रोका जाए? ठीक है रतन तिवारी जी, मोदी जी रुकने वाले नहीं हैं 2024 में, इसीलिए विपक्ष बौखलाया हुआ है। देखिए आशीष भाई, अभी कर्नाटक में कौन से विपक्ष के लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे थे? कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद आपने देखा किस प्रकार आदरणीय मोदी जी ने कर्नाटक की गलियों में घूम घूम के प्रचार किया, अमित शाह जी ने घूम घूम के प्रचार किया, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, पूरे सांसद और कई राज्यों के मुख्यमंत्री सहित कई राज्यों के विधायक भी कर्नाटक में जम गए थे। उसके बाद भी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और तुष्टीकरण की राजनीति काम नहीं आई भाजपा को, और कांग्रेस पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। उसी प्रकार हिमाचल में आपने देखा किस प्रकार कांग्रेस ने अकेले दम पे चुनाव लड़ा। अब तो विपक्ष एक हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी अब घबराने लगी है। उसको तकलीफ होने लगी है कि अगर 2019 में विपक्ष को 61% वोट मिले थे और भाजपा को 37% वोट मिले थे, और विपक्ष अगर एक हो गया तो सिंहासन खिसकना निश्चित है और भाजपा को 100 सीट भी नहीं आएगी। आशीष भाई, हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी जी हैं, बड़े अच्छा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि कई दलों का गठबंधन। अरे भाई साहब, जब एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, तो 25 दलों के साथ आपने सरकार बनाई थी, और उस समय आपके ही घटक दल मायावती जी ने एक वोट से आपकी सरकार गिरा दी थी, और आज आपके ही एनडीए में सेम लगी हुई है। अकाली दल आपसे दूर हो गया, नीतीश बाबू आपसे दूर हो गए, शिवसेना आपसे दूर हो गए। तो भाई साहब, अपने गिरबान में झांकिए। 2024 में सत्ता से उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं, जनता की है, क्योंकि जनता को आपने लगातार धोखा दिया है, ठगने का काम किया है। एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। सुनी भाई, उसको आप बताइए। ठीक है, मैं आऊँगा अश्विनी जी से जवाब लूँगा, लेकिन उससे पहले सुशील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से विपक्ष पर हमला बोला है, क्या लग रहा है, क्या प्रधानमंत्री पूरी तरह से चुनावी तेवरों में अब नजर आ रहे हैं? जी, पहले तो ये कुछ राज्यों के अभी चुनाव हैं, इसकी तैयारी में है, और असली निशाना इनका अगले साल का जो लोकसभा का चुनाव है वो है। बिल्कुल, क्योंकि राज्यों में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली जो बात है, और मतलब इसको मुद्दा बनाना, ये ठीक है। मध्य प्रदेश में मतलब हिंदू बहुल प्रदेश है, हिंदी प्रदेश है वो, तो उसमें उनको फायदा मिल सकता है। लेकिन ये भी तो देखना है कि भी पिछले 10-15 साल से जो सरकार ऑलरेडी चली हुई है शिवराज सिंह जी की, और बीच में चाहे थोड़े दिन के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस बीच और यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इम्प्लीमेंट करना है तो कोई भी सरकार कर सकती है, क्योंकि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये साफ ही कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ठीक है।
तो इसमें तो कोई ये विशेष बात नहीं कर रहे, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात है। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मॉडलिटीज बननी है, जो कानून बनाए जाने हैं, वो स्पोर्टिव कानून, तो उसकी तैयारी पहले करनी चाहिए। ठीक है। और बीजेपी का मुझे ये लगता है कि बीजेपी जो भी कार्य करती है, इनकी सरकार, वो बिना तैयारी के करती है। चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो कोविड की ये एक अघोषित इमरजेंसी टाइप लगाना, इस तरह से ये बिना तैयारी के सब कुछ सब प्रशासन पे छोड़ देती है कि प्रशासनिक लोग क्या करते हैं। तो ये स्थिति, ये वस्तु स्थिति है। जनता, आम जनता को सिविल कोड लगाना या नहीं लगाना, उससे कोई सरोकार नहीं होता है। वो सिर्फ सरोकार उन लोगों का होता है जिनके निहित स्वार्थ होते हैं और जिनके निहित अपने काम है, वो चाहे पॉलिटिकल लोग हैं, वो चाहे पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हैं। ठीक है, ठीक है। शाही साहब, दो सवाल हैं। एक जो सुशील जी ने अभी उठाया कि आधी अधूरी तैयारियों के साथ एग्जीक्यूशन कर देती है बीजेपी की सरकारें, छोड़ देती है अधिकारियों के ऊपर, और बाद में परेशान जनता होती है, जिस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं नोटबंदी का उदाहरण दिया। दूसरा सवाल, भले ही प्रधानमंत्री ने कल परिवारवाद की बात की, भ्रष्टाचार की बात की, वो ठीक है, अपनी जगह है, जनता को समझ आता है और जनता बड़ी जागरूक है। जनता जानती है कि उसने अपने मताधिकार का प्रयोग कब, कहां और कैसे करना है। लेकिन जिस बात पर बीजेपी जोर दे रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, दरअसल आम आदमी का क्या सरोकार है इस यूसीसी से, ये मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को थोड़ा बताएं और समझाएं, क्योंकि भाजपा की पक्ष आप रख रहे हैं। तो आज थोड़ा सा, क्योंकि अभी जो खबरें आ रही थी कि एक और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने सीधे तौर पर विरोध करने का ऐलान कर दिया है इसका, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इस यूसीसी की जगह कॉमन सिविल कोड की भी बातें हो रही हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अभी हमारे सुशील जी ने बात कही कि बिना तैयारी के कर देती है। सुशील जी, बगैर तैयारी के कोरोना जैसा अघोषित इमरजेंसी अगर न लगाया गया होता तो विश्व के में जितनी मॉर्टेलिटी हुई है उससे दुगनी हिंदुस्तान में होती, ये स्पष्ट है। और एक बात और बता देता हूं, बगैर तैयारी के हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस सरकार के नेतृत्व में टीका बनाकर जो 170 देशों की मदद की, वो भी बगैर तैयारी के थी। आप कहना बड़ा आसान है टेलीविजन चैनल पर बैठकर बगैर तैयारी के। कौन सा नेता, कौन सा मंत्री, कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सा राष्ट्रपति जाता है क्षेत्र में काम करने? काम अधिकारी ही करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करवाना सरकार का काम होता है, और सरकार बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। 2 उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा। देश में 1924, विश्व में पूरे 1924 में टिटनेस का टीका आ गया था, और भारत में सुशील जी कब आया आपको पता है? 24 के बाद 78 में, 50 साल बाद। ये तैयारी होती थी उस समय। 1930 में एन्सेफ्लाइटिस का टीका पूरे विश्व में आ गया था, 2013 में हिंदुस्तान में आया है आपके। 1955 में पोलियो का टीका आ गया था, 1978 में हिंदुस्तान में आया है। 20-22 साल बाद। बहुत से आंकड़े हैं अभी हमारे पास, लेकिन अब थोड़ा सा राजनीतिक विश्लेषक को भी विचार करने की आवश्यकता होती है। अब दूसरी बात पर जवाब देता हूं। अगर टीके की तैयारी कर दी, सुशील जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, शांति से सुनिए। आपने आरोप लगा दिया है तो सुनिए, धैर्य से सुनिए। सुशील जी, राजनीतिक विश्लेषक बनकर जो है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कुछ है, ये मैं नहीं कहने वाला, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो थोड़ा सा जो आरोप लगाते हैं तो एक निष्पक्ष तरीके से सुनिए कि देश ने बिना तैयारी के क्या किया था, कि 50-50 साल, 55-55 साल लग जाते थे टीका आने में, और आपने आरोप लगा दिया एक लाइन में कि बगैर तैयारी के सरकार उतर जाती है। थोड़ा सा मैं आगे आता हूं आशीष जी आपकी दूसरी बातों पर। देखिए, कभी भी हिंदुस्तान किसी भी उसमें हम लोग इधर 56 साल लगभग कांग्रेस की सरकार रही, हम लोगों की भी 9 साल और 6 साल, 15 साल हो गए हम लोगों की भी सरकार रही। माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद जो चीजें बड़ी बिखरी हुई थी, विसंगति थी, वो सब जो है हम लोग ठीक करने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर विरोध कर रहा है यूसीसी का,
तो मैं एक बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यही विरोधी दल, यही हमारे जो है अभी तिवारी जी हैं कांग्रेस, ये इन लोगों ने कहा कि हम कम्युनल हैं। चलिए मान लेते हैं भाई कि आप लोगों की बात अपना कहते हैं तो ठीक है, हम एक हितों की तो बात करते हैं देशवासियों के। लेकिन जब संविधान में राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान की हत्या हो रही है और संविधान के आर्टिकल 44 में इसका चर्चा है इसकी कि ये लागू किया जा सकता है, तो संविधान का विरोध कौन कर रहा है ये परिलक्षित होता है कि कहां किया जा रहा है। जी दूसरी बात, अगर हम कम्युनल हैं और ये सेकुलर हैं तो मैं इनको तथाकथित सेकुलर कहूंगा, क्योंकि संविधान में अगर व्यवस्था है और सभी धर्म पंथ और सबके लिए ये है तो यानी कि वो सेकुलर है। सेकुलरिज्म का मतलब तो यही होता है सबके लिए समान बराबर। तो अगर हम वो यूसीसी ला रहे हैं तो ये लोग तथाकथित सेकुलर लोग सेकुलर कानून का विरोध कर रहे हैं। तो इस देश में अगर सेकुलरवाद फैला रहे हैं आप लोग और उसी कानून का विरोध कर रहे हैं तो आपका छद्म सेकुलरवाद आज जो है उजागर हो गया है कि आप लोग तथाकथित ही सेकुलर हैं, बाकी देश के हित में सोचने वाले नहीं हैं। एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहे जो भी हो, सरिया कानून की अभी सवेरे 2-3 दिन से टीवी चैनलों पर कई मौलाना प्रकट हो रहे हैं, इस समय मौलानाओं की बाढ़ आई हुई है, वो कह रहे हैं कि हम अपने सरिया कानून को मानेंगे। हिम्मत जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही किया 3 तलाक दूर करने का, 370 हटाने का, राम मंदिर बनवाने का। और हम लोग कोई भी कह दे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं तिवारी जी को कि हमारे संकल्प पत्र जब से भारतीय जनता पार्टी बनी या जनसंघ था, हमने यूसीसी का की बात की या नहीं की, राम मंदिर की बात की या नहीं की, हमने कभी बदला हो तो बता दें, ये लोग तो रोज बदलते हैं। और उसी पर्सनल लॉ बोर्ड में कहीं कोई पसमानदा हो तो एक नाम मुझे कोई गिनवा देगा, सारे सैयद और अशराफ बैठे हुए हैं। तो सरिया कानून लगा दें, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ, चोरी के बदले काट लिया जाएगा। ये अगर लागू कराना चाहते हैं तो मौलानाओं के ऊपर भी लागू होना चाहिए, चोरी हो उनके बेटे का हाथ काट दिया जाए, उनके बुढ़े का हाथ काट दिया जाए। आज पूछिए आशीष जी उन महिलाओं से, उन बहनों से जो 3 तलाक से आज सकून में है, 3 तलाक का कानून हम लोग लेकर आए, इन्हीं लोगों ने विरोध किया। आज हलाला, इद्दत, ये गोद लेना, वसीयत, इन सब चीजों का सबका है। और ये सिर्फ मुस्लिम और हिंदू नहीं है, ये सभी धर्म, सभी पंथ और सभी संप्रदाय के लिए है। जी आशीष जी। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ा सवाल यही कि 2024 का चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे देश में सियासत गर्माती जा रही है। रतन जी आपके पास आऊँगा। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात अश्विनी शाही साहब बता रहे थे कि दरअसल यूसीसी की ज़रूरत क्यों है इस देश में, आम आदमी को यूसीसी का क्या लाभ मिलेगा, एक देश एक कानून कितना ज़रूरी है देश के लिए। देखिए आशीष भाई, यूसीसी समान नागरिक संहिता जी, आप जानते हैं भारत विभिन्न धर्मों, परंपराओं, संस्कारों, रीति रिवाजों का मानने वाला देश है जी, क्योंकि यहाँ हर धर्म, हर जाति के लोग रहते हैं, सबके अलग अलग अपने हिसाब से कानून है। और आपको आशीष भाई पता है कि जो लॉ कमीशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास रतन जी। सुशील जी, जो बात अश्विनी शाही साहब कह रहे थे और सवाल आपने उठाया था कि आधी अधूरी तैयारियों के साथ भाजपा उतर जाती है कोई भी काम करने के लिए, अधिकारियों पर चीज़ों को लेकर विश्वास ज़्यादा जता दिया जाता है, लेकिन स्पष्ट किया शाही साहब ने कि सरकारों का काम है काम लेना अधिकारियों से। और यही वजह है कि कोई भी मामला रहा हो, भले ही वो कोविड का मामला रहा हो, भले ही वो नोटबंदी का मामला रहा हो, सरकार ने पूरी प्लानिंग के साथ काम किए हैं, अन्यथा जो परिणाम है वो विपरीत होते। जी, अब मुझे इसका जवाब देना है। जी, क्या कहेंगे आप, कैसे नहीं, देखते हैं? जब मैंने तो साफ कह दिया कि जो उन्होंने एकदम क्लैंप किया, क्योंकि चिदम्बरम जी ने
उस दिन बोला पार्लियामेंट में कि ये लगना चाहिए, क्या कहते हैं, इसमें प्रतिबंध लगने चाहिए सारे, और ये सारी चीजें रुक जानी चाहिए। तो उसके कुछ 1-2 दिन बाद उसके बाद ये सारा कुछ इन्होंने कर दिया, लेकिन उसके लिए तैयारी नहीं की है। वैक्सीन की बात तो हमने की नहीं, हमने तो जो ये प्रतिबंध एकदम लगाए बिना तैयारी के, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, दूसरी है बात, ना। और दूसरी बात पे आते बात है हैं कि जी। भी मुझे अश्विनी जी को स्पष्टीकरण देने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं सामने देखता हूँ, जो मैं लोगों के दर्द को समझता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, ये नहीं कि भी लोगों के दर्द को जब सत्ता में कोई भी बहता है, वो चाहे भाजपा वाले हों, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस वाले हों, एक आम आज की स्थिति में मैं एक सरकार का एग्जांपल दे रहा हूँ। आज से पहले मतलब दिसंबर से पहले हिमाचल में भाजपा की सरकार थी, उन्होंने सारा कुछ ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ दिया था। मुख्यमंत्री से लेके मंत्रियों तक कोई फोन नहीं उठाता था। आज यहाँ कांग्रेस की सरकार है। आज कांग्रेस की सरकार में भी कांग्रेस में जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो चेयरमैन हैं, जो एडवाइजर्स ओएसडी बनाए गए हैं, वो कहते हैं ये अधिकारी से बात करो, हमसे क्यों बात कर रहे हो? अगर सीएम से अपॉइंटमेंट भी लेनी है तो अधिकारी से बात करो। हमारे हम ओएसडी काहे को बैठाए हुए हैं, एडवाइजर्स काहे को बैठाए हुए हैं? आऊंगा तो रतन जी। देखिए आशीष भाई, मैंने पहले ही बताया कि भारत विभिन्न धर्मों, परंपराओं, संस्कारों, रीति रिवाजों को मानने वाला देश है जी। यहाँ सभी धर्मों के लोग सभी अपने अपने अनुसार अपने धर्म का पालन करते हैं। और हमारे मित्र अश्विनी जी बता रहे थे, आर्टिकल 24 का हवाला दे रहे थे, इनको शायद याद होगा या पढ़े होंगे। आर्टिकल 25 भी है, जो आर्टिकल 25 ये कहता है कि कोई भी अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की उसे आजादी है। यह बात आपके चैनल पे नहीं बताएंगे। और मैं इनसे बार बार कहता हूं कि अश्विनी भाई, ये जरूरत अभी क्यों आई? ये जरूरत आप जब सरकार आपकी 2014 में बनी थी तभी आप लेके आते। जब सरकार आपकी जाने वाली है, जब आपको लगने लगा है कि हमारा सिंहासन अब खिसकने वाला है, तभी आप ये कानून क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये सब हिंदू बाहुल्य इलाके हैं। यहाँ पे हिंदू जनसंख्या ज्यादा है, जिसके अनुसार प्रधानमंत्री जी अपनी जो चाल है वो चल रहे हैं। लेकिन इनको पता होना चाहिए, जिस प्रकार कर्नाटक ने इनको जबरदस्त तमाचा मारा है आशीष भाई, उसी तरीके से इन राज्यों में इनका कुछ होने वाला नहीं है। और 2024 में आपको मैं बता देता हूं, 2024 में जनता इनसे सवाल पूछने वाली है कि बताइए, हर वर्ष 2 करोड़ कौन देगा? 15-15 लाख कब मिलेंगे? काले धन कब आएंगे? अच्छे दिन कब आएंगे? महंगाई कब कम होगी? ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी अपने आप को भागता छुपाता फिरता दिखेगा 2024 में। बड़े दावे के साथ कर रहा हूं आशीष भाई, इनसे पूछिए इस देश में अच्छे दिन कब आएंगे। अश्विनी जी। आशीष जी, जी देखिए, अभी उन्होंने कहा कर्नाटक की जनता ने तमाचा मारा। मैं कर्नाटक की जनता को सलाम करना चाहता हूं आपके मंच से। 36 का 36% हमको दिया, हमारी जनता कहीं नहीं गई। तमाचा मारना वो होता है कि जिस तरीके से तमाचा पड़ा इनको गुजरात में, जिस तरीके से तमाचा पड़ा इनको बंगाल में, 44 से 0 हो गए। तमाचा उसको कहते हैं, उनको कहते हैं घसीट कर पीटना। और तमाचा पड़ा इनको सुप्रीम कोर्ट से, जो ये 14 दल गए थे एक साथ, कि सरकार, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। तो उन्होंने कहा, अरे रतन जी आप लोग गए थे नहीं गए थे, ये बता दीजिए, हाँ या ना का जवाब दीजिए। कि आप संविधान और लोकतंत्र के साथ क्या खेल खेल रहे हैं? अब हम खेल खेल रहे हैं। शायद आपको पता होगा, 5 जज भी जनता के सामने आके गुहार लगा रहे थे, हमारे ऊपर दबाव है। रतन जी, ठीक है रतन जी, सुन लीजिए एक बार, शाही साहब को सुन लीजिए। शाही साहब जी, आशीष जी कंप्लीट कीजिए बात आप। जी रतन जी, बीच में अब चूंकि थोड़ा सा मैंने चुभने वाली बात कह दी तो दर्द हो गया।
14 दलों के लोग वहां गए और सुप्रीम तमाचा पड़ा कि जाइए संस्थाएं काम कर रही हैं ठीक से, फिर भी शर्म नहीं है कांग्रेसी से लेकर जितने चारा घोटाले वाले हैं और अब्दुल्ला गिरोह है, गुप्कार गैंग, इनको कहीं भी अभी भी चैन नहीं है। तो ये अपने ईडी और सीबीआई के डर से मोदी जी का विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी ही करवा रहे हैं। अरे भाई संस्थाएं कर रही है कितने %? और 100 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, सब जगह बरामद हो रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं है इनको। अब एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने कहा कि आज तक क्यों नहीं लाए, मैं बताना चाहता हूं कि नवंबर का दिन था 23 नवंबर 1948, देश आजाद हो चुका था, कांग्रेस की जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, लेकिन उस समय उसी दिन संसद में चर्चा हुई यूसीसी पर। 73 साल हो गए आज, लेकिन इन लोगों ने यूसीसी का नाम नहीं लिया। तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी इनको। आज हमने जब से भारतीय जनता पार्टी बनी, मैंने कहा है हमारे संकल्प पत्र में था, हमारे संकल्प पत्र में 3 तलाक था, 370 से लेकर सब कुछ था, लेकिन जो 3 प्रमुख चीजें थी, राम मंदिर, 370 और यूसीसी, ये हमारी तीसरी कसम है और इसको हम पूरा करके रहेंगे। 370 दिग्विजय सिंह यही कांग्रेस के नेता कहते थे कि 3 जन्म में, 300 जन्म में ये लोग नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते। एक झटके में हट गया दिग्विजय सिंह, ची नहीं निकली दिग्विजय सिंह की। शाही साहब, आज हम करके रहेंगे इसको। शाही साहब, करके रहेंगे, ठीक है, भाजपा का संकल्प है, भाजपा की कसम है, ये भी ठीक है, लेकिन टाइमिंग पर सवाल है। 9 साल हो गए आपको सत्ता में, आवाज मिल रही है आपको अश्विनी जी? जी जी, आवाज आपकी आ रही है। मैं एक लाइन जवाब दे लूं, उसके बाद आपका सवाल ले लेता हूं जी। हर समय चुनाव होता है आशीष जी देश में, टाइमिंग अच्छा सवाल उठाया आपने। हर समय चुनाव होता है। आप बता दीजिए कि कौन से साल में नगर निगम से लेके जिला पंचायत का, ग्राम प्रधान, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, कब चुनाव नहीं होते हैं? तो टाइमिंग को हरदम, तो इसका मतलब देश में नहीं, कोई लेकिन ये वाला चुनाव सबसे अलग चुनाव है, नहीं, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है ये। सबके लिए क्यों, कांग्रेस के लिए नहीं है क्या? लग रहा है आप अच्छी बात कह रहे हैं, सही बात है। कांग्रेस के लिए तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी जी जी, क्योंकि उम्मीद 14 और 19 के बाद 24 से ही है कांग्रेस को। अभी जगह खाली नहीं है कहीं भी। 300 से ऊपर हम पाए थे और अभी उससे ऊपर और जाना है हम लोगों को। इन लोगों को जनता नकार चुकी है, हमको जनता ने नकारा नहीं है। मैंने एक उदाहरण दे दिया, अगर रतन तिवारी जी के अंदर थोड़ी सी भी गैरत होगी तो उसका जरूर जवाब देंगे कि गुजरात में जनता ने थप्पड़ मारा, बंगाल में मारा, या हमको कर्नाटक और हिमाचल में मारा, क्योंकि हम 37,000 वोट से हारे थे वहाँ, और वहाँ 36% हमारा मुफीद वही मौजूद है। बताएंगे। ठीक है रतन जी। देखिए आशीष भाई, मुझे बड़ी हंसी आती है कि हमारे अश्विनी भाई कुछ भी बोल देते हैं। आप देखिए कि इनकी कर्नाटक में सरकार थी, जनता ने उखाड़ के फेंक दी। इनकी सरकार हिमाचल में थी, जनता ने उखाड़ के फेंक दी। इनकी सत्ता एमसीडी दिल्ली में थी, जनता ने उखाड़ के फेंक दी। अब गुजरात में तो इनकी ही सरकार थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आंसुओं ने, प्रधानमंत्री मोदी की गली गली में जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसकी वजह से गुजरातियों ने अपने प्रधानमंत्री की स्वाभिमान की रक्षा के लिए गुजरात के चुनाव में जिता दिया। तो बताइए इसमें हमारा क्या खोया? ये बताएं कि जब ये भारत का नक्शा दिखाते थे, पूरे भारत पे भगवा कलर दिखाते थे, वो अचानक एक के बाद वो गायब कैसे हो रहा है? अब तो 4-5 राज्यों से भी इनका भगवा कलर उड़ जाएगा। तो आशीष भाई, इनसे पूछिए कि आपका भगवा जो कलर दिखाते थे वो गायब क्यों हो रहा है? क्या 2024 के चुनाव तक ये पूरी तरीके से भगवा समाप्त हो जाएगा और 2024 में प्रधानमंत्री की भी कुर्सी खाली हो जाएगी? या इतना घमंड करते हैं कि जगह नहीं है, वैकेंसी नहीं है। अरे भाई साहब, ये जनता है, जनता कह रही है सिंहासन खाली करो, जनता आती है। अब जनता के मुद्दों पे बात करनी होगी, इधर उधर की बात करके इस देश को भ्रमित नहीं कर सकते आप। ठीक है, इधर उधर की बात करके देश को भ्रमित नहीं कर सकते। सुशील जी, आपके पास आऊंगा। ये सबसे बड़ा सवाल है कि मुद्दा क्या होगा 2024 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सीधे तौर पर सभी विपक्षी दलों को एक ही बार में कहीं ना कहीं सवाल उठाकर कटघरे में खड़ा कर दिया
कि अगर आपको कांग्रेस का विकास करना है, उनके बच्चों का विकास करना है तो कांग्रेस को वोट दीजिए, लालू जी के परिवार का विकास करना है तो आरजेडी को वोट दीजिए, आपको सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाना है तो एनसीपी को वोट दीजिए, जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार को आपने आगे बढ़ाना है तो आप एनसीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिएगा। तो ये आपको क्या लग क्या रहा है, जिस तरह से बीजेपी अपने एजेंडों को लेकर आगे बढ़ रही है, भले ही वो परिवारवाद की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा है, या और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, राम मंदिर भी उनमें एक प्रमुख मामला है, तो क्या लग रहा है, या दूसरी ओर जहां विपक्ष बात कर रहा है बीजेपी के कामों को लेकर, कमियों को लेकर, क्या 2024 में आपको स्थितियां क्या नजर आ रही है? देखिए 2024 में जहां तक जनता के फैसले की बात है, वो तो जनता खुद बताएगी कि भी हमने किस ओर जाना है। लेकिन एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन सब से ऊपर है, क्योंकि एक जो समान नागरिक संहिता है, वो एक देश के नागरिक को समान अधिकार देने की बात करती है। यहाँ तो जाति के हिसाब से अलग कानून बना है, रिलीजन के हिसाब से अलग कानून बना है, धर्म के हिसाब से अलग कानून बना है, जेंडर के हिसाब से अलग कानून बन रहे हैं, और छोटा और बड़ा जब ह्यूमन राइट्स कमीशन हम बना देते हैं तो विमेन कमीशन की क्या जरूरत है? क्या विमेन ह्यूमन में नहीं आती? क्या चाइल्ड कमीशन की हम अलग बात करते हैं कि बच्चों के अधिकारों की, क्या वो ह्यूमन राइट्स में नहीं आते? उसमें अलग अलग विंग बना दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज को लेकर, हर मुद्दे को लेकर जो राजनीति होती रही है या राजनीति होती आ रही है कि भी हमने महिलाओं के लिए इतना कुछ कर दिया, हमने ये कर दिया, लोगों को टुकड़ों में बांट के अगर आज 21वीं सदी में हम राजनीति करते आए हैं तो हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है। क्यों नहीं सारे एकजुट होकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, ताकि हर नागरिक को समान अधिकार मिल सके और समान उनको अवसर मिल सके आगे बढ़ने के, और देश को आगे बढ़ाए। ये जो बात लेकिन इसको और छोटा करने की बात की कि अगर लालू के परिवार को करना है, ये छोटी चीज है। ठीक है, ये एक बड़े मुद्दे को छोटे मुद्दे में कन्वर्ट करने की वाली बात है, ताकि लोगों की भावनाओं को, अगर आप लोगों की भावनाओं को भड़काकर इस तरह से एक बड़े मुद्दे को और एक सही मुद्दे को आप करना चाहेंगे किसी इंडिविजुअल पर निशाना बांधकर, तो वो सही बात नहीं है। वो लोगों को पिंच करती है, और कई बार इसका रिएक्शन होता है, उल्टा रिएक्शन होता है, और उससे भाजपा को नुकसान भी हो सकता है। इन चीजों को थोड़ा बचकर चलने की जरूरत है। अगर भाजपा ये कहती है कि कमियां जो काम करता है, जो सरकार में सत्ता में अगर कांग्रेस ने इतने साल राज किया है तो उसकी ज्यादा गलतियां सामने आएंगी। भाजपा ने अगर इतने साल काम किया है तो भाजपा की गलतियां भी आएंगी, जो काम करता है। लेकिन ये है कि अपने घर भरना और अपने जनता की बात को न समझना, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। इसीलिए भाजपा राज्यों में कई जगहों पर, जैसे हिमाचल में गई, उसके बाद कर्नाटक में गई, और कुछ राज्यों में ये है, अगर मान लो कि मणिपुर में कुछ हो रहा है और हिमाचल में कुछ हो रहा है, तो हिमाचल की भाजपा ये कहती है कि भी वहाँ ये कत्ल हो गया और ये सामुदायिक उसका मामला है, भेदभाव का मामला है, और इसमें वो लव जिहाद और फलाना ये है। लेकिन मणिपुर में अगर कुछ होता है तो उसकी बात वो नहीं करते। लेकिन अपने गरेबान में किसी के ऊपर उंगली अगर कोई उठाता है तो 5 उंगलियां। मैं जवाब ले लेता हूँ, अश्विनी जी। जी आशीष जी,
मैंने सुशील जी को सुना। सुशील जी मणिपुर की चीजों को ठीक से अगर समझ लें, पत्रकार होंगे आई थिंक, तो वहां पर किस तरीके से क्या स्थितियां हैं, किस तरीके से मिशनरीज को बढ़ाया गया था वहां, जो 90% कुर्ग और नागा हैं वहां पर, और 10% मैतेई समाज हैं। मैतेई समाज को हाईकोर्ट के आदेश पर जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया, तो कुर्ग और नागा को वो लग गया, जो 90% जमीन पर काबिज है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से वहां के अफीम की खेती और अतिक्रमण के ऊपर जो है धावा बोल रखा है कि सब खाली करो, अफीम की खेती बंद करो। ये सबको बुरा लग रहा है, इसलिए वहां पर जनजातीय आंदोलन फैला दिया गया है। मैतेई समाज 60 में से 40 विधायक मैतेई समाज के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन 10% भूभाग पर उनका कब्जा है, उससे ऊपर वो जा नहीं सकते हैं। तो वहां की परिस्थितियां समझिए, और भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल करने में सक्षम है, जो कि अब धीरे धीरे वहां पर कंट्रोल हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से। 30,000 वहां पर वो हैं, सैनिक हैं और सैनिक बल के लोग हैं, सारे लोग मिलकर अब वो हो रहा है। दूसरी बात मैं आना चाहूंगा, आप अभी जो है बड़े बेबाकी से निकल गए। मैंने कहा था कि अगर कांग्रेस के लोगों को कुछ भी थोड़ा सा अंदर इंसानियत जिंदा हो या गैरत जिंदा हो तो बता दें, तो बंगाल पर नहीं बोले कि 44 से 0 हो गए, और हमारी सरकार गुजरात में थी लेकिन कितने थे, आप 17 हो गए, वो उस पर आप लोग नहीं बोलेंगे। हम 37,000 से हारे उसको बोलेंगे, और 36 का 36% रहा उस पर भी बोले। सुशील जी से मैं कहना चाहूंगा, अभी उन्होंने कहा पाकिस्तान, तुर्की, रतन भाई रुक जाइए, रतन भाई रुक जाइए, उसका जिक्र करिए अश्विनी भाई। अरे रुक जाइए, अभी मैच मत खेलिए, मैच खेलने का अभी देखिए आपके नेता जो है, अब मैं मुद्दा भटक रहा, आपने बीच में बोल के भटका दिया, वो अपना आने वाला खोजने लगे हैं कि हम क्या काम करेंगे, कहीं ट्रक ड्राइवरी कर रहे हैं, कहीं गाड़ी में मोटरसाइकिल बना रहे हैं, अगला धंधा वही तकलीफ है आपको। नहीं वही, रुक जाइए, बीच में मत बोले रतन भाई, ऐसा तो नहीं करते आप, आज क्यों आज दर्द हो रहा है आपको। मैं पूछना चाहता हूँ, चलिए आपसे ही पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान, तुर्की, सूडान, बांग्लादेश, ये सारे मुस्लिम देश हैं, मलेशिया और सब जगह यूसीसी लागू है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं, और खास करके सिर्फ मुस्लिम और विरोधी दलों को ही ये कष्ट क्यों हो रहा है कि हिंदुस्तान में सेकुलर कानून लागू न हो। बाकी तो जैन है, सिख हैं, किसी ने कुछ वो नहीं किया है, किसी ने कुछ कहीं उठाया नहीं। ये मौलानाओं को और कांग्रेस को ही दर्द क्यों हो रहा है। देश में क्या सेकुलर कानून लागू नहीं होना चाहिए? आशीष जी, इस सवाल के जवाब के साथ छोड़े जा रहा हूँ। ठीक है, रतन जी जवाब दीजिए। देखिए आशीष भाई, इनको सब कुछ मालूम है, उसके बाद भी इस चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, ये पूरा भारत जानता है आशीष भाई, और पूरा विश्व जानता है भारत निरपेक्ष देश है। उसके ऊपर सभी धर्म, सभी लोगों के लिए अलग अलग कानून है। उसके बाद भी जबरदस्ती या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को लेके बीच में आ जाते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। रतन भाई देखिए, पॉइंटेड जवाब दीजिए, जलेबी मत बनाइए। मैं पॉइंटेड जवाब दे रहा हूँ। जलेबी मत बनाइए, ये आपको भी पता है, ये आपको भी पता है, ये हमको पता है। पंथ निरपेक्ष है, आप जबरदस्ती किसी भी धर्म के लोगों के ऊपर जबरदस्ती कोई कानून नहीं थोप सकते। सेकुलर आप मैं सेकुलर की बात कर रहा हूँ, मैं सेकुलर, आपको भी पता है, ये हमको पता है कि ये जो कानून ला रहे हैं ये कानून लागू नहीं हो सकता। ये चलिए शाही साहब एक बार सुन लीजिए रतन जी को, उसके बाद अब मैं आऊंगा आपके पास। सुन लीजिए एक बार क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। तो सही, बोलिए रतन जी। मैं अभी देखिए, आप परिवारवाद की बात कर रहे थे, परिवारवाद की बात कर रहे थे, थोड़ा सा 30 सेकेंड में मैं क्लियर कर दूंगा। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, उनके पुत्र सांसद हैं अभिषेक सिंह। येदुप्पा जो मुख्यमंत्री थे, उनके पुत्र राघवेंद्र सांसद। तमाम चाहे पंकजा मुंडे हो, चाहे के बारे में बताइए ना भाई सुनिए, आपके पार्टी अध्यक्ष के बारे में बता देता हूँ। कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बंगारू लक्ष्मण जो आपके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सुनिए तो सही, अरे सुन लो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण वो पकड़े गए थे। इस चीज को मानते हैं नहीं आप? नहीं कहते हैं। अरे भाई साहब, तो परिवारवाद नहीं है, वो तो कुर्बानियों से परिपूर्ण है। इंदिरा गांधी जी का नाम ले रहे हो, राजीव गांधी जी का नाम ले रहे हो, जिन्होंने इस देश के लिए अपने खून बहाए हैं, जिन्होंने इस देश को अपनी जान दी है, इस भारत के लिए अपनी कुर्बानी दी है। आपका एक भी कार्यकर्ता, आरएसएस और भाजपा का एक कार्यकर्ता का नाम बताइए जो इस देश के लिए अपने एक नाखून तक कटवाया हो, अपना एक बूंद लहू बहाया हो, मुझे बताइए। पार्टी है
आप बताइए ना, पूरी पार्टी। पंडित नेहरू जी 10 परिवार साल वाद। जेल में बिताए हैं। आप अरे कैसी तो आप बातें तो- करते हैं, कैसी 10 बातें साल करते हैं अरे अश्विनी नेहरू भाई, जी जैसे ना रतन आप भाई, आप भी कैसी जेल में जा बातें सकते करते हैं। इस आपको देश सचिव पे मिले, मत आपको बांटिए। चपरासी मिले, मैं आपसे आप भी जा हाथ जोड़ सकते के हैं। गुहार करता हूँ, इस देश में अमन शांति चैन बनाए रखिए, इस देश को मत बांटिए। चलिए एकदम ठीक बना है, हुआ है। ठीक है, आऊंगा मैं आप दोनों के पास। सुशील जी, वक्त का अभाव है मेरे पास, फाइनल कमेंट चाहूंगा मैं आपका। जी 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 ऐसा है, जहां तक ये दोनों डिबेट कर रहे थे कि भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक धर्मनिरपेक्ष, ये क्यों अपोजिशन मान के चल रही है कि अगर भाजपा की सरकार है तो वो हिंदू तरह का या हिंदू रिलीजन से जुड़ा हुआ एक कानून ले आएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की के नाते। लेकिन नहीं, जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन धर्मनिरपेक्ष है और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी धर्मनिरपेक्ष ही बनेगा, ये मुझे उम्मीद है और हर नागरिक को यही उम्मीद है। उसमें सभी की भावनाओं को सामने रखकर एक जो आम नागरिक के अधिकार हैं वो समान होने चाहिए। चलिए, ठीक है, उसमें ठीक है। अश्विनी शाही जी, दूसरी फाइनल बात कमेंट ये है, चाहूंगा मैं आपका। जो ठीक है, मेरे पास 24 वक्त का अभाव है, मुझे फाइनल कमेंट बाकी मेहमानों से भी लेना है। सुशील जी, अश्विनी जी, फाइनल कमेंट आपका। आशीष जी, देखिए हिंदुस्तान के लिए, जो जनता के हित के लिए, कल्याण के लिए जो भी चीजें होंगी, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी द्वारा जो नेतृत्व किया जा रहा है वो सरकार हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता के लिए काम करेगी और सबका साथ सबका विकास के नारे को साकार करते हुए अपने संकल्प पत्र में जो जो चीजें हैं, राम मंदिर था, 370 था, ये लोग चीखते चिल्लाते रहे। हम कायदे से फिर से सबकी राय ली जा रही है, जनता की राय ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप लागू करिए, तो हम इसको लागू करेंगे और जनता के हितों की रक्षा करते हुए लागू करेंगे। रतन जी, देखिए आशीष भाई, यह भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान में आर्टिकल 25 ये कहता है सभी को अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म और अपने धर्म का प्रचार करने की आजादी है। जब जब भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा काम करेगी, कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। अगर ये कोई भी गलत काम इस देश पे थोपेंगे तो उसका पुरजोर विरोध होगा और सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी देश की जनता के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए इसी तरीके से लड़ाई लड़ती रहेगी। और जो 2024 में ये जो तानाशाह एक अनपढ़ शासक इस देश में बैठा, उसे सिंहासन से खाली करा के दम लेंगे। ये कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष का एक ही संकल्प है आशीष भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर 2024 का आम चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी, या यूं कह लीजिए पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी जुबानी जंग तेज होती जा रही है। लेकिन बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं परिवारवाद, भ्रष्टाचार और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मामले बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यही होगा कि जनता 2024 में किसको जनादेश देकर उसकी जो कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं वो पूरी करेगी। फिलहाल आप देखते रहिए ANB न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।